भारत का एससीओ समिट में शामिल होना और अभी फ़िलहाल गाज़ा का एक पीस टॉक हुआ है इजिप्ट में, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री का ना जाना, और चूँकि जहाँ प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं वहाँ विदेश मंत्री को भेजा जाता है। अगर ये दिखाना होता है किसी भी राष्ट्र को कि वह किसी भी मंच को कम वरीयता देता है तो वह अपने विदेश मंत्री को भेजता है। फ़िलहाल ये सिलसिला 70s के दशक में अमेरिका ने शुरू किया था, और इस समय इस सिलसिले को सबसे ज़्यादा यूज करने वाला अगर कोई राष्ट्र है तो वह चाइना है। और इसी नक्शे कदम पर अब भारत भी चलता दिख रहा है। भारत ने भी पिछले 4-5 ऐसे सम्मेलन या ऐसे मंच का एक तरीके से बहिष्कार ही किया है विदेश मंत्री को भेजकर। विदेश मंत्री कोई छोटा कद नहीं होता है, पर जिस किसी भी सम्मेलन में राष्ट्र के शीर्ष को इनविटेशन दिया जाए तो इनविटेशन देने वाला ये ज़रूर उम्मीद करता है और यह दिखाना चाहता है कि ये कितना बड़ा मंच है, यहाँ कितने बड़े बड़े लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ अपने राष्ट्र के विदेश मंत्री को भेज देना वह इस बात का सूचक है या द्योतक है कि मैं अगर तुम्हारे मंच की अवहेलना नहीं कर रहा तो मैं सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। पर ये घटना तब और भी दुखद हो जाती है जब भारत के विदेश मंत्री भी नहीं गए इजिप्ट टॉक में, जो कि गाज़ा पीस पर होने वाला है। मतलब गाज़ा में जो शांति है, जिसमें ट्रंप ने 20 शीर्ष बिंदुओं का एक चार्ट जारी किया है, उसके ऊपर। चूँकि भारत मुझे जहाँ तक लगता है सबसे संवेदनशील परिस्थितियों से गुजर रहा है, और जो इजिप्ट पीस डील हुई है, इस डील में ऐसा कुछ नहीं है जो गाज़ा में शांति लेकर आएगा। क्योंकि हंसने वाली बात तब है जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ही नहीं गए इस टॉक में। बताइए, 2 राष्ट्रों के ऊपर चर्चा हो रही है, उसमें से एक राष्ट्र जो कि एग्रेसर की भूमिका में है वह गया ही नहीं, तो कैसी शांति वार्ता। अब अगर यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए तो ये समझदारी ही दिखती है कि मुझे पता है भविष्य क्या है, तुम लोग शांति शांति चिल्ला लो, बाद में यही होना है। अभी वापस गाज़ा में जो बचे खुचे लोग हैं वो वापस आ रहे हैं, फिर से बसेंगे, फिर हमास जो है ये आतंकवादी संगठन है, ये फिर से कुछ ना कुछ अटैक कर ही देंगे इजराइल पर, और इजराइल उसी क्षण का इंतज़ार कर रहा होगा। लगभग 65,000 से ऊपर जानें जा चुकी हैं इजराइल हमास वार में, और 1,17,000 से ऊपर लोग घायल हो चुके हैं इस युद्ध में। यह लगभग युद्ध ही कहा जा सकता है। युद्ध की श्रेणी देने में कोई हिचक भी नहीं है मुझे। इतनी भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं, इतनी भारी संख्या में लोग मरे हैं, मृतकों का आंकड़ा लाखों के आसपास है। चूँकि 65,000 से ऊपर ऑफिशियल है, मुझे जहाँ तक लगता है इतने ही अनऑफिशियल होंगे जिनकी फैमिली को पता भी नहीं होगा उनका सदस्य है कहाँ पर। और चूँकि जब 2 राष्ट्र वार के सिचुएशन में होते हैं, यहाँ तो वार चल ही रहा है, तो वहाँ गायब हुए व्यक्ति और मृतकों का आंकड़ा उतना ऑफिशियल नहीं हो पाता जितना कि एक शांत राष्ट्र में होता है। अब शांति वार्ता में भारत का न जाना इस ओर ज़रूर इशारा देता है कि जो कुछ भी परिस्थितियाँ फ़िलहाल चल रही हैं, इसमें अमेरिका का भारत के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर, जिसमें ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वे एक ऐसे राष्ट्र के प्रणेता हैं, या फ़िलहाल प्रणेता तो कहना गलत हो जाएगा, पर वो दिखाना यही चाह रहे हैं। अमेरिका को बने 200 साल से ऊपर हो गया, मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र, पर उनकी सोच ऐसी है, वे दिखाना चाह रहे हैं कि अमेरिका के इतिहास में सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाए। उनका कहना है उन्होंने 7 लड़ाइयाँ रोकी, 8वां अभी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का उन्होंने दावा किया है कि उसको भी उन्हीं ने रोका है। नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में लगे हुए थे जो कि मिला नहीं। मैं आप सोच रहे होंगे कि इन सारी चीज़ों को क्यों बयां कर रहा हूँ, क्यों आपके समक्ष रख रहा हूँ। चीज़ें उधरी सी दिख रही हैं, पर अभी 4-5 मिनट और चलने दीजिए, चीज़ें क्लियर होती दिखेंगी। यहाँ से निकल के अगर एक पिछले मंच पर हम जाएं, जो कि चाइना में हुआ था एससीओ, और वह एससीओ ऐसे टाइम पर हुआ जब ट्रंप भारत पर इकोनॉमिक बॉम्बिंग करने में लगे हुए थे। उनका ये इकोनॉमिक बॉम्ब जो भारत पर आए दिन गिरता जा रहा था कि रसिया से ऑयल परचेज मत करो, क्रूड ऑयल जो कि कच्चा तेल होता है। अब क्रूड ऑयल से
सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं है, ये पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से एक बनाया गया होता है। मतलब क्रूड ऑयल से आप लगभग 50 तरह के आइटम बना सकते हैं, जिसमें लिपस्टिक वगैरह ये जितनी केमिस्ट की चीज़ें होती हैं या फिर ब्यूटी की चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें उसी से बनाई जाती हैं। धीरे धीरे जितना ही क्रूड ऑयल को फ़िल्टर करते जाते हैं, मतलब उसका ख़राब से ख़राब धातु, ये सब मोबिल वगैरह सब उसी से बन के निकलता है। पेट्रोलियम कुछ क्रूड ऑयल से निकाले गए टॉप 4-5 चीज़ों में से एक होता है। अब भारत क्रूड ऑयल रसिया से लेकर यूक्रेन को कॉस्मेटिक चीज़ें दे रहा था, यूक्रेन को कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा था जो कि उन्हें बेहद ही ज़रूरत थी। वो चीज़ें खुलकर बोलना अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन अभी वार सिचुएशन में है, मतलब वार क्या वार चल ही रहा है। और रसिया चूँकि अपना फ्रेंडली कंट्री भी है, तो कुछ चीज़ें जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो न्यूज़ को खंगालते रहते हैं, उन्हें पता होता है, पर वो सिर्फ इसलिए समय के पहले नहीं बोल सकते कि अगर ये घटना नहीं घटी या फिर घट गई या भविष्य में कुछ ऐसा हो गया तो व्यक्ति पर दबाव बन सकता है, इसलिए ऐसी चीज़ें बोलने से बचते हैं। अब यूक्रेन जो कुछ भी सिचुएशन में है या जैसी भी हाल में है चल रहा है, यूरोप भी कुछ पीछे नहीं है यूक्रेन से। इसमें भारत की कोई होशियारी नहीं है कि भारत रसिया से क्रूड ऑयल लेकर बाकी चीज़ें बनाकर यूरोप और अमेरिका को बेच रहा है। समस्या तब है जब दोहरा स्टैंडर्ड, दोहरा मापदंड दिखाई देता है अमेरिका का। अमेरिका रसिया से खुद ही क्रूड ऑयल और बाकी ऐसी चीज़ें ले रहा है जो जैसे नेचुरल एनर्जी है, ये सारी चीज़ों की सप्लाई बनी हुई है रसिया से अमेरिका में। अब अगर अमेरिका यह कहता है भारत से कि तुम रसिया से क्रूड ऑयल लेना बंद करो, तो अमेरिका से कौन कहेगा कि तुम रसिया से नेचुरल एनर्जी लेना बंद करो। बेसिकली ट्रंप अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं भारत के साथ, भारत की इकॉनमी को चोट देकर, क्योंकि यहाँ रसिया से कुछ भी खरीदने बेचने की बात है ही नहीं। अगर खरीदने बेचने की बात है तो भारत जो कुछ भी कर रहा है वही सेम टू सेम रसिया के साथ अमेरिका भी कर रहा है, वही चीज़ें थोड़ा कमोबेश खरीद ही रहा है। और मुझे जहाँ तक समझ में आता है, लगभग पिछले 100 साल के इतिहास में, लगभग प्रथम विश्व युद्ध के बाद से रसिया एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो 20,000 से अधिक तरह के सैंक्शन को झेलते हुए उन्हीं राष्ट्रों को प्रोडक्ट बेच रहा है जो उसके ऊपर सैंक्शन लगा कर बैठे हैं 20-20 हज़ार, और रसिया का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके हैं। रसिया का रूबल जो कि वहाँ की करेंसी है, वो दिन प्रतिदिन ग्रो ही कर रहा है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। हाँ, बस इतनी सी बात है कि यूरोप और अमेरिका मिलकर सैंक्शन कर दिए हैं, तो बाकी राष्ट्र रूबल में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं रसिया से। रसिया को ट्रेड की समस्या आ रही थी, तो डॉलर का एक समझिए कि अल्टरनेट निकल कर सामने आ गया है रसिया का युआन। अब करेंसी पर भी आकर बात कर लेते हैं। जैसे पिछले साल ब्रिक्स को लेकर हो हल्ला मचा था कि रसिया में जो कजान में होने वाला था, रसिया के कजान सिटी में, वहाँ दावा किया गया कि ब्रिक्स करेंसी आएगी, डॉलर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ब्रिक्स करेंसी आई नहीं। करेंसी लॉन्च करना इतना आसान होता भी नहीं है, पर फ़िलहाल RIC, रसिया, इंडिया और चाइना, ये अमेरिका और यूरोप के सामने खड़ा होने का मादा रखते हैं। रसिया की वजह से नहीं, चाइना और इंडिया की वजह से। चाइना और इंडिया, चाइना फ़िलहाल अपने आप को जबरन दिखाता है कि वह डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि डेवलपिंग स्टेचर दिखाकर राष्ट्र को व्यापार करने में बहुत सहूलियत मिलती है, इसलिए चाइना अपने आप को अभी डेवलपिंग राष्ट्र बताता है, पर वह है नहीं, वह डेवलप हो चुका है। और आज नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है दशकों पहले चाइना डेवलप हो चुका है, पर भारत अभी डेवलपिंग फेज में ही है। कई चीज़ों में तो, कई मायने में भारत अभी डेवलपिंग भी नहीं है, अंडर डेवलपिंग है, और कई चीज़ों में भारत डेवलप्ड राष्ट्र में भी आ चुका है। पर अगर कमोबेश देखेंगे तो भारत अभी डेवलपिंग फेज में ही चल रहा है। मतलब अभी हम ग्रोइंग इकॉनमी है। ग्रोइंग इकॉनमी चाइना को अब नहीं कहा जा सकता, अमेरिका को नहीं कहा जा सकता, जर्मनी, जापान, इन सबको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सब
जैसे एक होता है ग्रोथ पीरियड, आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, फिर एक टाइम आता है जब उसके बाद आप और ऊपर नहीं जा सकते। फिर अगर आप में क्षमता है तो आप वहीं बने रह सकते हैं, अगर वहाँ आप बने नहीं रह सकते तो आप नीचे होते जाते हैं। जैसे यूरोप के लगभग किसी कंट्री का उठा लीजिए आप, जहाँ तक मुझे लगता है जर्मनी को छोड़कर बाकी किसी भी देश का आप नहीं पाएंगे कि वह 3% का उसका ग्रोथ दर हो, मतलब ग्रोथ रेट हो। 3% से भी लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं राष्ट्र को। यहीं भारत 7% 8% के दर से ग्रोथ कर रहा है। चाइना भी 4-5 के दर से चल रहा है। अमेरिका का आप देखेंगे तो पाएंगे आप 3-3.5% है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका का इतना कम कैसे हो सकता है। अगर नहीं सोचते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि अमेरिका का इतना ही है या यूरोप का इतना ही है, तो इसके पीछे बस इतनी सी बात है कि वे डेवलप हो चुके हैं, उनका पीक लेवल ख़त्म हो चुका है। अगर वे 3% के दर से भी ग्रो कर रहे हैं, तो भारत अगर अभी 15% की दर से ग्रो करेगा तब भी उसके बराबर है, क्योंकि वहाँ की इकॉनमी बहुत बड़ी है। उनका जो एक मार्केट कैपिटल है वो बहुत बड़ा है। भारत का अभी मार्केट कैपिटल भी ग्रोइंग सिचुएशन में है। अगर हम 10% के हिसाब से भी अगर ग्रो करेंगे पर ईयर, तो भी हमें चाइना को पकड़ने में अभी से 25 साल लगेंगे। वो भी तब के चाइना को नहीं, अब के चाइना को, और अब के अमेरिका को पकड़ने में लगभग 25 साल। और यूरोप की जैसे गलियां या फिर साफ़ सफाई की बात तो मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट नहीं करती है, वो वहाँ के लोग करते हैं। ये सिविक सेंस होता है नागरिकों का, जो कि भारत में नहीं है। उम्मीद करना भी मूर्खता ही है, क्योंकि कभी कभी आप कुछ चीज़ें उम्मीद करते करते थक जाते हैं। अब ये एक दूसरा आयाम हो गया। एक तीसरे आयाम पर हम चर्चा करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर अभी कंक्लूड होंगी। एक तीसरा आयाम जो कि भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, या फिर भारत नेपाल, भारत, चूँकि भूटान से तो भारत को कोई समस्या है नहीं, भारत भूटान के जो विदेशी मामले हैं भारत लगभग ही डील करता है। पर फ़िलहाल कुछ दिनों में आपने नेपाल में देखा होगा, वहाँ के जेनजी, चूँकि मैं जेनजी कहना उतना पसंद नहीं करता हूँ, पर न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स ने भी जेनजी ही बताया, जेनजी प्रोटेस्ट, तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। वहाँ का जो जेनजी प्रोटेस्ट था सरकार के ख़िलाफ़, जिसने सरकार को गिरा भी दिया, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब सोचने वाली बात यह है कि वहाँ नेपाल सरकार ने यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सअप सब बैन किया। इसके बाद जेनजी, इसकी वजह से जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हुआ, या फिर सच में वहाँ के युवा जो हैं वो जाग चुके थे कि ये राष्ट्र किस तरफ जा रहा है। पिछले 5-7 साल में ओली शर्मा ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस पर चर्चा करने के बाद वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ। या फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि 70-80% वहाँ के लोग सरकार पर भड़के सिर्फ एक ही वजह से कि यूट्यूब, इंस्टा और टिकटॉक, व्हाट्सअप, ये सारे जो सोशल मीडिया ऐप हैं बैन कर दिए गए थे। उनको घुटन होने लगी थी, वो जीवन नहीं जी पा रहे थे, क्योंकि यूज टू हो चुका है आज का युवा इन सभी चीज़ों से। मैं दूसरों को क्या कहूँ, खुद ब खुद हर आधे घंटे पर मोबाइल देखता रहता हूँ। अगर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो टाइम ही निकाल के देख लेता हूँ, नहीं कुछ तो एक बार नेट ऑन करके देख लेता हूँ किसका मैसेज आया, क्या हुआ। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ऐसे लोग जो सिर्फ मोबाइल के बल पर ही जी रहे हैं, उनका क्या होता होगा। मोबाइल पर या सोशल मीडिया पर बात करना, बस मेरा बेसिक मतलब ये है कि जापान, फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों में जापान का एक प्रोजेक्ट था मेट्रो का, वो खबरों में रहा। वह जापान का पूरा मेट्रो प्रोजेक्ट 800 करोड़ में बनकर तैयार हुआ था। वहीं बनारस में, भारत में एक रोपवे बना था, जो ऊपर से कुछ रस्सियाँ, मतलब वो चूँकि बेसिकली रस्सी नहीं होता है, वो कुछ मेटल ही होता है, उस पर वो झूले टाइप का होता है जो चलता रहता है। तो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने में बनारस में, जो कि सिर्फ 3.5 किलोमीटर का था, उसमें 800 करोड़ का लगभग बजट आ गया। अब आप सोच सकते हैं करप्शन का दर कहाँ है भारत में, भ्रष्टाचार किस जगह खड़ा हुआ है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये उजागर भी नहीं होता, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया पर ही यह खबर देखा हूँ, और फिर बाद में रीचेक किया तो लगभग डेटा इसी के आसपास है भी, एग्जैक्ट नहीं लेकिन इसी के आसपास है।
जापान क्यों इतना आगे है? क्योंकि वहाँ के सिर्फ अधिकारी या शासन में बैठे नेता नहीं, बल्कि वहाँ की जनता भी जागरूक है। अभी IAS अधिकारी जो हैं, नागार्जुन गोड़ा, 51 करोड़ के जो फर्म पर लगाया गया था जुर्माना, उसको घटाकर 4032 रुपया कर दिए और 10 करोड़ टेबल के नीचे से घूस ले लिए। फ़िलहाल मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूँ कि यही न्यूज़ है, पर सुर्खियों में यही बना हुआ है अभी, तो मैं भी यही मानकर चल रहा हूँ। अब भारत का अधिकारी इतना भ्रष्ट है, उससे भी कहीं भ्रष्ट भारत की जनता है। इनको लाइन में लगकर काम करवाने में बहुत समस्या आती है। ये टेबल के पीछे से रुपया देकर काम करवाने में और उसके बाद कॉलर टाइट करके चलने में बहुत आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। अपना स्टैंडर्ड शो करना चाहते हैं कि मैं कितने हाई स्टैंडर्ड का हूँ, इससे मैं अपना काम करवा लिया, तुम लाइन में लगे हुए हो, देखो भेड़ बकरी की तरह, ये दिखाना चाहते हैं। पर वहीं जापान और यूरोप में लोग लाइनों में लगकर अपना काम करवाने में प्राउड महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में अगर पिछले 5 साल में अगर आप व्यापार करना चाहते तो आपको व्यापार इस्टेब्लिश करने में बहुत समस्याएं आती। पर आप अगर अब भारत में बिजनेस खोलना चाहते हैं, अगर वो लाइसेंस वगैरह वगैरह सब कुछ सारी चीज़ों के थ्रू होना है, तो आप लगभग 40 से 50 दिन के अंदर अपना बिज़नेस ओपन कर सकते हैं, मतलब फैक्ट्री वगैरह आपको लगाना है अगर। और यही सेम सिचुएशन अगर 5 साल पहले आप अगर कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब आप इंडिविजुअली नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से इतना प्रेशर आता कि आप शायद 6 महीने में भी नहीं कर पाते। कागजी कार्रवाई इतना स्लो था पिछले 5 साल में। ये कोविड भी भारत के लिए गोल्डन पीरियड में ही मैं मानता हूँ। कोविड आने के बाद मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन हो गई। जैसे कोर्ट वगैरह का जो बहस था, पहले हम सब कोविड के पहले नहीं देख पाते, मतलब शून्य जानकारी थी हमें कि कोर्ट में बहस कैसे होता है। अब एक व्यक्ति जो जानता भी नहीं है कि कोर्ट में बहस कैसे होता है, कभी उसने कोर्ट में देखा भी नहीं है बहस करते हुए भी वकील और जज को, वह भी अब यूट्यूब पर अगर सर्च करे तो वह पा जाएगा, ओरिजिनल वीडियो पाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या पटना, जहाँ का भी आप देखना चाहेंगे सब आपको मिल ही जाएगा लगभग। ये कोविड की वजह से ही पॉसिबल हुआ। भारत का UPI, दुनिया में आप किसी भी राष्ट्र में जाएंगे इतना ईजिली आप चाय नहीं पी पाएंगे पेमेंट करके, मतलब आपको वहाँ की करेंसी में पैसा देना ही देना होगा। पर आप भारत में चाय भी ऑनलाइन पेमेंट करके पी सकते हैं। ये अमेरिका में भी नहीं है। भारत जिस तरह से UPI के फील्ड में महारत हासिल किया है, मुझे तो लग रहा है अगले 10 साल में पूरे दुनिया की इकॉनमी लगभग कमोबेश भारत के नियंत्रण में आ जाएगी, अमेरिका यूरोप को छोड़कर। क्योंकि यूरोप में भी कुछ कंट्री भारत के दबाव में आ सकते हैं जिनका स्टेचर भारत से कम है, पर वहीं जापान, UK इनको अपने कंट्रोल में या नियंत्रण में भारत ले नहीं पाएगा अभी। फ़िलहाल UK से भारत का FTA तो साइन हो ही चुका है। स्टारमर साहब अभी भारत में आए भी थे 2-3 दिन पहले, सुर्खियों में थे, आपने देखा भी होगा। वे तो अपने लगभग 200 वहाँ के CEO कंपनियों के CEO को लेकर आए थे अपने चार्टर प्लेन में भारत में। ये भारत का स्ट्रेचर दिखाता है। जहाँ अमेरिका भारत को मरी हुई अर्थव्यवस्था कह रहा है, वहीं उसी का सबसे घनिष्ठ मित्र, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो USSR से अमेरिका का शीत युद्ध चला था वह हो, किसी भी परिस्थिति में अमेरिका के साथ, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर अगर कोई खड़ा था तो वह था ब्रिटेन। और ब्रिटेन उस समय में भारत का स्ट्रेचर दुनिया के सामने चिल्ला कर बता रहा है, जिस समय अमेरिका कह रहा है कि भारत मरी हुई इकॉनमी है। उनका 200 कंपनी के CEO को भारत में लेकर आना और चिल्ला कर यह दावा करना कि बॉलीवुड ब्रिटेन में वापस आ रहा है। मतलब भारत में एक यशराज फिल्म्स है, बैनर है। ब्रिटेन ने कहा है कि मैं आपको सारा क्लियरेंस दूंगा, आप आकर बस ब्रिटेन में फिल्म बनाइए। बॉलीवुड से अपील किया, जिसमें यशराज फिल्म ने 3-4 मूवी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। अब सिर्फ भारत में एक हज़ारों बैनर में से एक बैनर का फिल्म साइन करना और प्रधानमंत्री का वहाँ खड़ा होकर ब्रिटेन के ताली बजाना, ये बताता है कि भारत का स्ट्रेचर कहाँ चला गया है। ब्रिटेन में पैसे की किस हद तक तंगी आ चुकी है कि ब्रिटेन भारत में
छोटे छोटे एरिया से पैसे तलाश रहा है कि वह भारत से कहाँ से पैसे निकलवा सकता है। 200 सीईओ का भारत में लेकर आना ब्रिटेन का, यह बताता है कि भारत मरी हुई इकॉनमी नहीं है। ट्रंप अपना बस ईगो सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। उस परिस्थिति में जब अमेरिका एक एक करके बॉम्ब करता हुआ जा रहा है, उस स्थिति में जब चाइना भारत से कंधे में कंधा मिलाकर चलने को तैयार हुआ कि हम अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब देंगे, रसिया का हमेशा किसी भी परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा होना, ये सारी चीज़ें, अगर ट्रंप को ये लगता है कि भारत मरी हुई इकॉनमी है तो उनके मुंह पर एक तमाचा ही है। अब एक और आयाम पर जाकर हम बात करते हैं, अभी चीज़ें कंक्लूड होंगी। एक और आयाम भारत का ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, मतलब विदेश मंत्रालय भारत का पिछले 5-6 साल में कैसे बदला। आज भारत डिफेंडर नहीं है विदेशी मामलों में, भारत एग्रेसर की भूमिका में है। एग्रेसर इन द सेंस ये नहीं कि हम बेवजह किसी पर तंज कसते रहते हैं। कोई हम पर तंज कसता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। इस मामले में एग्रेसर ऐसा तभी हो पाया जब भारत के प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनाव के बाद यह डिसाइड किया कि भारत का विदेश मंत्रालय ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो। चूँकि अगर वर्तमान समय में यूपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड कैंडिडेट होता तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं कभी भी उस आईएएस ऑफिसर की तारीफ़ नहीं करता। चूँकि एस जयशंकर 70s-80s के आईएएस ऑफिसर हैं और उस समय यूपीएससी का जो सिलेबस, पैटर्न, डिज़ाइन, सब जो कुछ भी था वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड को सूट करता था। ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग होता है, ये मैं अपने ठीक ठाक रिसर्च के बेस पर कह रहा हूँ। अगर एक ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का लड़का है, मतलब मेरा कहने का ये है कि आर्ट्स बैकग्राउंड, मतलब कि जिसका लिटरेचर, हिस्ट्री, इन सब में ज़्यादा रुचि हो, वह डिसीजन मेकिंग बेहतर करता है, मतलब डिसीजन अच्छा लेता है, बजाय ये जो टेक्नीशियन होते हैं, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लड़के होते हैं। हाँ, इनका आईक्यू बहुत हाई होता है पर डिसीजन मेकिंग इनका मुझे वीक लगता है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, पर 80% को मैं वीक ही पाता हूँ। पर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के 80% बच्चों को अच्छा डिसीजन लेते देखेंगे। चूँकि छोटे लेवल पर भावुक होकर डिसीजन लेना आसान होता है, पर बड़े लेवल पर भावुक होकर आप डिसीजन नहीं ले सकते। वहाँ ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड का ही चाहिए। और भारत का भाग्य कि एस जयशंकर उस सदी के हैं जब यूपीएससी का सिलेबस ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लिए ही हुआ करता था। तो उनका विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त होना, भारत के विदेश मंत्रालय की छवि को दुनिया के सामने रखना, ये सिमिलर ही है। मतलब अगर विदेश मंत्री कोई और होता तो ये भारत की आज जो चारों तरफ जय जयकार मची हुई है, मतलब जय जयकार इन द सेंस सिर्फ पॉजिटिविटी ही नहीं है, कुछ लोगों को भारत से जलन भी है। जैसे यूरोप का एक छोटा सा राष्ट्र है, मैं छोटा सा इसलिए कह रहा हूँ कि उनको घमंड है, उनको लगता है कि 70s का भारत है ये। नीदरलैंड्स, 6 महीने पहले की एक घटना बता रहा हूँ आपको। कोई स्टेटमेंट उन्होंने पास किया था कश्मीर वगैरह को लेकर, जिसमें यूरोप को आप पाएंगे, चूँकि यूरोप वही डिसीजन या उन्हीं के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करता है जो अमेरिका के खिलाफ होता है। चूँकि अमेरिका पाकिस्तान को ही फ़िलहाल सपोर्ट कर रहा है और हमेशा से सपोर्ट करता आया है। तो नीदरलैंड ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि भारत को हम सैंक्शन कर देंगे। ये स्टेटमेंट जारी करने से पहले नीदरलैंड ने सोचा भी नहीं कि भारत आज कहाँ है, भारत की इकॉनमी क्या है। नीदरलैंड्स की इकॉनमी यूपी के बराबर है, मतलब कि भारत के एक राज्य के बराबर आपकी इकॉनमी है। भारत का एक राज्य से आपसे अगर लड़ जाए सिर्फ अपने राज्य की सैन्य क्षमता को लेकर, तो भी आप टिकेंगे नहीं सामने। अब 70s के भारत को समझ कर चल रहे हैं। इसी के बाद एस जयशंकर का स्टेटमेंट आया था कि नीदरलैंड को समझना चाहिए कि परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियों के साथ व्यक्ति के पावर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। भारत 70s-80s का नहीं है, अब भारत अब 2025 का है। भारत उस सदी का राष्ट्र है जो अब अमेरिका के आँखों में आँख डालकर देखता है
भारत उस समय का जो 2017 में जो डोकलाम में विवाद हुआ था, चाइना वहाँ से पीछे हटा था, भारत नहीं हटा था। क्योंकि चाइना को पता है कि पहाड़ों में भारत से लड़ाई मतलब मौत को बुलावा देना है। और एक और घटना, अभी 6 महीने पहले ही अमेरिका अपने एक ट्रूप को भेजा था, मतलब सैन्य दल को, भारत से सीखने के लिए, भारत की आर्मी से, कि पहाड़ों में कैसे लड़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बस इसीलिए कि ये चीज़ें भारत का स्टेचर बताती हैं। अगर आप सिर्फ भारत का न्यूज़ मीडिया देख रहे हैं जो कि पीआर गेम की तरफ चलते हैं, मतलब उनका बस बेसिकली फोकस होता है कहाँ से उनको पैसा मिले, कहाँ से उनका टीआरपी ये सब चले। मैं इंडिविजुअल किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो अच्छा काम करते भी हैं। तो इनका जो बेसिक फोकस है वो पीआर पर, टीआरपी पर, इन सब चीज़ों पर है। पर भारत का जो स्टेचर है वह है अमेरिका के इकोनॉमिक बॉम्ब से, चाइना का बार बार पाकिस्तान को कुछ फंड देकर भारत पर अटैक कराने से, या फिर यूरोप के किसी छोटे राष्ट्र नीदरलैंड जैसे कोई स्टेटमेंट पास करने से डिसाइड नहीं होता। भारत उस सिचुएशन में है जहां ब्रिटेन का 200 कंपनियों का सीईओ का दल आता है, एक भारत के एक बैनर से उनकी डील होने पर उनका प्रधानमंत्री ताली बजाता है। जापान भारत से रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ाता है कि एक एशियन नाटो होना चाहिए। उसके जैसे एक नाटो जो है उसका मुखिया सैन्य और इकोनॉमिक मामले में अमेरिका है, वैसे जापान गिड़गिड़ा कर कह रहा था कि चाइना से एशिया को बचाने के लिए एक एशियन नाटो होना चाहिए और उसका मुखिया भारत को होना चाहिए। ये स्टेटमेंट, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी को बॉस बुलाना, यह बताना कि ऑस्ट्रेलिया 2017-18 में चाइना के द्वारा अटैक कर दिया गया होता अगर इंडियन नेवी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर के आसपास ना घूम रही होती। ट्रंप का इकोनॉमिक बॉम्ब करने के बावजूद भारत का स्टेचर क्लियर होना, इजिप्ट में गजा पीस टॉक में भारत का प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री तो छोड़िए, मतलब एक छोटे लेवल के अधिकारी को भेज देना, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि भारत अब डिसीजन मेकिंग में किसी और भी, मतलब चाहे वो अमेरिका ही हो, के दबाव में नहीं आता। भारत आज वह राष्ट्र नहीं है जिस पर अमेरिका या यूरोप दबाव बना सकते हैं। इवन रसिया भी अब भारत से डील करते टाइम यह ध्यान रखता है कि भारत का क्या स्टेचर है। आज रसिया भी यह चीज़ कह रहा है कि भारत से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। पुतिन का ये खुला स्टेटमेंट है, ट्रंप को कह रहे थे कि तुम अब भारत से इस तरह से बात नहीं कर सकते कि भारत मरी हुई इकॉनमी है या ये वो, या तुम भारत को बुली करने का प्रयास करोगे। हालांकि अमेरिका बुली नहीं कर सकता, भारत का स्टेचर अब बहुत ऊपर चला गया है। अभी आप 5 साल पहले देखिए, भारत में प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब करने जाते तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होता था वो 8-9 हज़ार होता था, आज 12-13 हज़ार है। पिछले 5 साल में लगभग एक प्राइवेट कंपनी में जो सैलरी हाइक है वो 35-40% के आसपास आ गई है। चूँकि भारत में, हाँ, एक और आंकड़ा है, भारत में जो गरीबी का दर था वह 2011 के आसपास 29% था, आज गरीबी का दर 11% के आसपास आ गया है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता पर ये डेटा 8 से 11% के बीच में है। भारत में गरीबी दर 8 से 11 के बीच में है। आप लोग भी अगर ChatGPT या परप्लेक्सिटी या फिर ग्रुप जैसे AI ऐप का यूज करते हैं, डीपसीक, तो आप वहाँ सर्च करके डेटा देख सकते हैं। 8 से 11% के आसपास है, 11 से तो कम ही है, इतना मैं श्योर हूँ, जो कि कभी 29% हुआ करता था, ज़्यादा नहीं, 14 साल पहले। और पिछले 14 साल में गरीबी दर घटना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो गई है भारत में, अभी भी है। मैं खुद देखता हूँ ऐसे ऐसे जगहों पर लोग फेंके हुए कूड़ों में अपना भोजन तलाश रहे होते हैं।
पर ये चीज़ें सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी हैं। अमेरिका जो कि खुद को दुनिया का आका कहता है, न्यूयॉर्क की गलियां चिल्ला चिल्ला कर इस बात का सबूत देती हैं। फ़िलहाल अभी भी बहुत कुछ कहने को है, पर मेरे पास कैमरा नहीं है। ये सारी चीज़ें कम से कम 2-3 घंटे में समाप्त होती, पर मेरे पास सिर्फ मोबाइल है और मोबाइल से लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो मेरा मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी भी ध्यान दीजिए और चीज़ों को रिसर्च करते रहिए चीज़ों पर। भारत का स्टेचर आज वह नहीं है जो न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर पाकिस्तान का डॉन या ग्लोबल टाइम्स या यूरोप का कोई भी राष्ट्र बताने का प्रयास करता है। भारत वह है जो अमेरिका की आँखों में आँख मिलाकर बात करता है। मुझे बेहद खुशी होती है आज वो चीज़ें देखकर जो 5 साल पहले मैं भारत में नहीं देखता था। मतलब 5 साल पहले भारत को कोई बुली कर देता था। ये इसलिए भी हो सकता है कि भारत का विदेश मंत्री इतना पढ़ा लिखा नहीं था, या यह भी हो सकता है कि 5 साल पहले भारत इतना सक्षम ना भी रहा हो। पर पिछले 5 साल में भारत जिस जगह खड़ा है वहाँ कभी अमेरिका या चाइना भी खड़े थे, और यह इस बात का सबूत है कि भारत अगले 20 साल में अमेरिका और चाइना के बराबर ही होगा। क्योंकि अगर मैं यह कहूँ कि आगे चला जाएगा तो यह झूठ होगा। आगे तो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम 7-8% के दर से ग्रो कर रहे हैं तो वो भी 4-5% की दर से ग्रो कर रहे हैं, और उनका 4-5% की दर से ग्रो करना भारत के 7-8% से कहीं ज़्यादा है। उनकी बड़ी इकॉनमी, हमारा इकॉनमी अभी छोटा है उनके आगे। धन्यवाद।